इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो आप लोगों ने सैंडविच मॉडल लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था, किन प्रॉपर्टीज़ की बेस पे आपने इसको रिजेक्ट किया और किन प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हमें एक नए मॉडल की ज़रूरत पड़ी थी। तो हम सबसे पहले वो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं जो कि किसी भी मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करैक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए होती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल के अंदर या स्ट्रक्चर के अंदर होनी चाहिए वो ये है कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल हो, सिलेक्टिवली परमिएबल मैं आपको लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप इसको ऐसा क्यों कहते हो। सिलेक्टिवली परमिएबल दो तरह के सब्सटेंसेस के लिए होने चाहिए, एक वाटर सॉल्युबल एंड सेकंड फैट सॉल्युबल। सेकंड करैक्टर जो कि कोई भी मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सप्लेन कर रहा है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहिए या इस चीज़ को वो प्रूफ देना चाहिए, एविडेंसेस देनी चाहिए उसे कि प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स की जो रेशियो है वो वेरिएबल होनी चाहिए। पहले ये तीनों पॉइंट्स लिख लेते हैं फिर उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। थर्ड करैक्टर जो कि किसी भी मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना चाहिए वो है कि ये डायनामिक मेम्ब्रेन है। ओके, वन बाय वन अब हम इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर जो हमने लिखा हुआ है कि ये वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल दोनों सब्सटेंसेस के लिए सिलेक्टिवली परमिएबल होनी चाहिए। इट मीन्स कि जब भी हमें कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल है हम चाहते हैं कि उसे सेल के अंदर लेके आए तो उसे भी ये अलाउ करना चाहिए, और इसके अलावा जितने भी फैट के अंदर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं अगर उसे सेल के अंदर ज़रूरत है तो उसका पैसेज भी सेल मेम्ब्रेन को अलाउ करना चाहिए, चाहे वो वाटर के अंदर सॉल्युबल सब्सटेंस है चाहे वो फैट सॉल्युबल है। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस ले लेते हैं और सेकंड हम फैट सॉल्युबल सब्सटेंस ले लेते हैं। ये वाटर सॉल्युबल है और ये फैट सॉल्युबल है। इस पोर्शन को हमने लिखा हुआ है कि ये हाइड्रोफिलिक पोर्शन है और ये वाला पोर्शन हाइड्रोफोबिक है। इट मीन्स के कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि वाटर के अंदर सोलबल होता है वो हाइड्रोफिलिक पोर्शन से इजीली पास कर जाएगा। हाइड्रोफिलिक मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये वाटर सोलबल होते हैं, तो जब यहाँ तक वो आता है टेल्स तक आता है तो टेल्स बिकॉज हाइड्रोफोबिक हैं तो ये फर्दर इसका अलाउ पॉसिबल नहीं करती हैं। तो वाटर सॉल्युबल जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो जस्ट इतने पोर्शन तक तो मूव कर सकते हैं, यहाँ तक वो उनको हिंड्रेंस काज करवा दी जाती है फैटी एसिड चेन्स के थ्रू जो कि हाइड्रोफोबिक होती हैं। अब अगर हम देखें कि फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं उनके लिए परमिशन देती है या नहीं देती है, तो उसके लिए हम देख लेते हैं यहाँ ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे प्रोटीन्स प्रेजेंट है और जो ग्लिसरॉल ऐड होता है। बिकॉज हमने बोला है ये हाइड्रोफिलिक है, ये वाटर के अंदर सोलबल है और ये वाटर का रिपेलेंट है। हमने यहाँ पे फैट के सब्सटेंसेस का नहीं लिखा कि वो फैट के सब्सटेंसेस के लिए सोलबल है या फिर फैट के सब्सटेंसेस को रिपेल करेगा, बिकॉज स्पेसिफिकली हमने जस्ट वाटर के मॉलिक्यूल का मेंशन किया हुआ है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये फैट के सब्सटेंसेस को कोई भी हिंड्रेंस काज नहीं करवाएगा, ना ही हाइड्रोफिलिक और ना ही हाइड्रोफोबिक, और इजीली जो फैट का सब्सटेंस है वो मूव कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम ये एक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है तो हमने इस वाले पोर्शन को ही जूम करके उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। हम चाहते हैं कि कोई भी वाटर का सोलेबल या फिर फैट सोलेबल जो सब्सटेंस है वो सेल के अंदर मूव करे। तो जो वाटर का सब्सटेंस है वो जस्ट यहाँ तक मूव कर सकता है और जो फैट सोलेबल सब्सटेंस है वो इजीली सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस पास कर सकता है।
ओके, अब आपको पता है कि आपके सेल को ज़िंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ऑक्सीजन चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है। इट मीन्स के जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वो आपके सेल के अंदर मूव करते हैं, लेकिन सैंडविच मॉडल उसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि वाटर के सब्सटेंसेस आपके सेल के अंदर मूव किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो इट मीन्स के जो सैंडविच मॉडल का करैक्टर है, ये सैंडविच मॉडल का जो स्ट्रक्चर हमें बताया गया था डैनियली एंड डेविसन के अकॉर्डिंग, वो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस की एंट्री को हमें बताता ही नहीं है कि वाटर के सब्सटेंसेस को किस तरह से सेल के अंदर लेके आया जाएगा। बिकॉज जो मॉडल हमें डैनियली एंड डेविसन ने बताया था सैंडविच मॉडल, उसके अकॉर्डिंग वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस सेल के अंदर मूव नहीं कर सकते। तो इट मीन्स के जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस की एंट्री का जो पैसेज है, जो प्रोसीजर है, उससे डैनियली एंड डेविसन ने अपने मॉडल में एक्सप्लेन नहीं किया था। तो ये वाला जो मॉडल है ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज वाटर जो है वो हमारे सेल के अंदर एंटर होता है। अगर सेल के अंदर हमारा वाटर एंटर नहीं होगा तो सेल की डेथ हो जाएगी, और सेल को जिंदा रहने के लिए वाटर सब्सटेंसेस किस तरह से सेल के अंदर लेके जाते हैं वो हमें सैंडविच मॉडल के अंदर एक्सप्लेन नहीं होता। इट मीन्स कि फर्स्ट पॉइंट जो है ये इसको रिजेक्ट करवा देगा। एक जो पॉइंट है उसके अंदर जो फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस की एंट्री है उसके अंदर कोई भी हिंड्रेंस काज नहीं हो रही। इट मीन्स कि इसके मॉडल के अकॉर्डिंग बस ये वाला पॉइंट जो है एक्सप्लेन हो रहा है, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस की एंट्री को इनका मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता। इट मीन्स कि ये उसके अगेंस्ट पॉइंट जा रहा है। सेकंड पॉइंट जो कि किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करैक्टर्स के अंदर होना चाहिए कि प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स की जो रेशियो है वो वेरी करनी चाहिए, उसका नंबर चेंज होता रहता है। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इतना पोर्शन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें अगर हम प्रोटीन्स का नंबर काउंट करें तो 3+2, इसमें प्रोटीन्स का नंबर कितना है? टोटल प्रोटीन्स का नंबर इस पोर्शन के अंदर जो हमने हाईलाइट किया हुआ है 5 है, और फॉस्फोलिपिड्स का नंबर अगर हम काउंट करें तो इसमें टोटल फॉस्फोलिपिड्स का भी नंबर 5 है। ओके, जो पोर्शन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इनका नंबर प्रोटीन्स का एंड फॉस्फोलिपिड्स का वेरी कब होगा कि प्रोटीन का मॉलिक्यूल यहाँ से मूव करके कहीं और चला जाए या फॉस्फोलिपिड्स का मॉलिक्यूल यहाँ से मूव करके कोई और चला जाए। अगर यहाँ पे प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स की मूवमेंट नहीं हो रही है तो इट मीन्स के प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स का जो नंबर है वो चेंज नहीं होगा। तो वेरिएबल नंबर के लिए प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स की यहाँ से मूवमेंट जो है वो पॉसिबल करवानी होगी। बट हमें तो डैनियली एंड डेविसन ने अपना मॉडल एक्सप्लेन करते हुए कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं लिखवाया था कि प्रोटीन्स या फॉस्फोलिपिड्स सैंडविच मॉडल के अंदर मूव करते हैं। और इसके जितने भी पॉइंट्स हमें डैनियली एंड डेविसन ने बताए थे वो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो देख लें, फिर उसके बाद आप ये वीडियो देखें। ठीक है, तो अगर आप वो पॉइंट आपको याद है तो अगर आप रिकॉल करें तो हमने कोई भी ऐसा पॉइंट उसके अंदर डिस्कस नहीं किया था कि प्रोटीन्स या फॉस्फोलिपिड्स अपनी जगह से मूव होके किसी और जगह पे चले जाते हैं। तो इट मीन्स के जो सेकंड पॉइंट है प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स की जो रेशियो है वो वेरिएबल होनी चाहिए, बिकॉज डैनियली एंड डेविसन ने हमें इसकी प्रोटीन्स की एंड फॉस्फोलिपिड्स की मूवमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तो इट मीन्स के ये वाला मॉडल भी रिजेक्ट हो जाएगा। वेरिएबल प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स की रेशियो जस्ट एक ही कंडीशन में हो सकती है कि प्रोटीन्स को भी मूव करना चाहिए और इसके अलावा फॉस्फोलिपिड्स को भी मूव करना चाहिए। अगर ये मूव नहीं करेंगे अपनी पोजीशन में फिक्स रहेंगे तो इट मीन्स कि इनका नंबर जो है वो चेंज नहीं होगा। डायनामिक मेम्ब्रेन एंड वेरिएबल रेशियो जो है प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स की दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। डायनामिक मेम्ब्रेन मीन्स कि मेम्ब्रेन को बनाने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो लिपिड्स का है चाहे वो प्रोटीन्स का है, वो मूव करने चाहिए हैं, वो स्टैटिक नहीं होने चाहिए हैं। बिकॉज हमें डैनियली एंड डेविसन ने प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स की मूवमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तो अकॉर्डिंग टू डैनियली एंड डेविसन जो सैंडविच मॉडल के अंदर प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स हैं वो स्टैटिक होती हैं। स्टैटिक मीन्स कि ये मूव नहीं करती हैं, स्टिल होती हैं।
ठीक है। लेकिन जो मेम्ब्रेन का मॉडल है वो तो डायनामिक होना चाहिए, वो स्टैटिक नहीं होना चाहिए। तो स्टैटिक नहीं है तो इट मीन्स कि जो डैनियल इंडावसन ने हमें सैंडविच मॉडल बताया था उसमें से डायनामिक मेम्ब्रेन का जो करैक्टर है वो भी एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, उसमें प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स की जो रेशो वेरिएबल होनी चाहिए वो भी पॉइंट एक्सप्लेन नहीं हो रहा। वाटर सोल्यूबल जितने भी हमारे सब्सटेंसेस वाटर के अंदर सोलेबल हैं वो आउटसाइड इन्वायरमेंट से इनर साइड पे कैसे मूव करेंगे और इनर साइड से आउटसाइड पे कैसे मूव करेंगे, ये भी पॉइंट हमें डैनियल इंडावसन ने नहीं बताया था। जस्ट एक पॉइंट इसकी सपोर्ट में आता है, बाकी सारे पॉइंट्स जो हैं ये इसके अपोजिट जाते हैं। तो इट मीन्स के ये मॉडल जो है ये रिजेक्ट हो जाएगा और हमें एक नए मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी। वो नया मॉडल क्या है और किस साइंटिस्ट ने दिया था वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इस वीडियो के नीचे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम रिकॉल करें आज का लेक्चर तो उसमें जस्ट हम लोगों ने देखा है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी बेस पे आप किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल को एक्सेप्ट करते हो या फिर रिजेक्ट करते हो। ठीक है, ओके। सो आज के लिए इतना ही नफ है, बाकी इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।